हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार। चलिए हम लोग आज चर्चा करते हैं। हम लोग जो एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं उसका नाम है भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। तो हम लोगों ने इसमें जो है कुछ वीडियो पहले आ चुके हैं, है ना। अगर आपने नहीं देखा तो देखिए उसको। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों का आगमन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस तरीके से हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा। हम लोगों ने देखा आपको जो पिछले क्लासेस में हो चुके हैं वो पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा डचों का आगमन कैसे हुआ, फिर हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, है ना। फिर हम लोग एक जो डेनिश कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, कब वो गए यहाँ से, इंपॉर्टेंट जगह कौन सी थी, उनकी मैप के सहारे देखा, है ना। अब जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने एक वीडियो और भी डाला था, वो था कि करंट हिस्ट्री से रिलेटेड था कि मोइनुल जो हक स्टेडियम है पटना का, है ना, वो कौन थे। मोइनुल सैयद मोहम्मद मोइनुल हक साहब कौन थे वो, और उनकी क्या मतलब कि महानता के बारे में हम लोगों ने जाना था। वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आइए हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन, ठीक है। हम लोग लिखते हैं इस चैप्टर को फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी का भारत आगमन, ठीक है। हम लोग कहानी सुनते चलेंगे दोस्तों, मैपिंग करते हुए चलेंगे, है ना, फैक्ट लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। ये सारे काम हम लोग करते हुए चलेंगे। तो देखिए ये फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी जो है, एक्चुअली ये जान जाइए कि अब तक जितनी भी कंपनियां आ रही थी तो वो सरकारी कंपनी नहीं थी, है ना। वो इजाज़त लेती थी वहाँ के जो शासक वर्ग थे, है ना, उनसे, लेकिन वो जो थी वो पूर्णतः सरकारी कंपनी नहीं थी। लेकिन आपको फ्रांसीसी कंपनी जो है ये पूर्णतः सरकारी कंपनी है, ठीक है। ये क्या है, ये जो है सरकारी व्यापारिक कंपनी है। पहली बात तो ये जानेंगे कि फ्रांसीसी क्या है। ये सरकारी व्यापारिक कंपनी है ना, सरकारी व्यापारिक कंपनी है। क्यों है सरकारी व्यापारिक कंपनी? इसलिए कि इसको जो फिनांस वगैरह वित्तीय मदद जो है वो सरकार के द्वारा से मिल रही है, ऑर्डर्स जो हैं इनको वो सरकार के द्वारा से मिल रही है ना। तो इसलिए जो है वो सरकारी व्यापारिक कंपनी कहलाती है, ठीक है। अब जो है वहाँ पर अभी फ्रांस में जो है लुई 14वां, ठीक है, 1664 में जो है 1664 में फ्रांस में शासक जो है वो कौन है? लुई 14वां, ठीक है, लुई 14वां, है ना, लुई 14th, ठीक है। तो लुई 14 यहाँ के ये हैं और इनके मंत्री हैं कॉलबर्ट। इनके मंत्री हैं कौन है? लुईस। इनके मंत्री हैं कॉलबर्ट, ठीक है, कॉलबर्ट, इस बात को याद रखना है, कॉलबर्ट, है ना। अब इन लोगों के प्रयास से क्या होता है कि व्यापारिक कंपनी बनाई गई और उसे इजाज़त दी गई कि आप लोग जो है ना, वो भारत के जाइए और वहाँ पर व्यापार कीजिए, है ना। कंपनी का नामकरण किया गया, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस, इस कंपनी को याद नाम रखिएगा, ठीक है। कंपनी बनाई गई, ठीक है, कंपनी, और इस कंपनी को कहा गया कि आप भारत जाकर के व्यापार कीजिए, ठीक है। और कंपनी जो है, कंपनी का नाम अगर हम कहें तो हम लोग लिखते हैं कंपनी देश ओरिएंटेलिस, ठीक है, कंपनी देश ओरिएंटेलिस, है ना। और ये बीच में नाम याद रखिएगा, इंडेसे, कंपनी देश ओरिएंटेलिस इंडेसे यानी कि इंडिया हो गया, ठीक है, इंडेसे, ठीक है, इंडेसे, कंपनी देश इंडेसे ओरिएंटलिस, ठीक है। ये फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी का नाम हो गया। अब देखिए ये लोग जो है, ये लोग हम लोग मैप से जान चुके हैं कि फ्रांस कहाँ है ना। ये अगर ब्रिटेन है, शॉर्टकट में अगर मैं बनाऊँ ऐसे करके, ये अगर ब्रिटेन है ना, तो ये आपका पुर्तगाल हो गया, ये स्पेन हो गया, और इसकी तीसरा नंबर जो कंपनी है यहाँ कंट्री है यही फ्रांस है,
ठीक है, ये फ्रांस है ना। ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक केप ऑफ गुड होप है, यहाँ पर ये मेडागास्कर है ना। और ये जो है ऐसे करके ये आपका इटली हो गया, ये भूमध्य सागर हो गया, है ना। और ये जो है यहाँ पर आपको ये अरबन पेनिसुला है ना, ठीक है, अरबन पेनिसुला है ना। ये ईरान वगैरह है, और इस तरीके से करके हमारा प्यारा भारत जैसे कि यहाँ है, ठीक है। ये भारत हो गया, है ना। और ये मेडागास्कर हो गया, ये मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर है। और ये क्या है, ये अफ्रीका है, आप जान रहे हैं, ठीक है। ये अफ्रीका है ना, ठीक है। ये पी से पुर्तगाल है, ये एस से स्पेन है, फिर फ्रांस है, मेडागास्कर। तो पहले ये कंपनी जब आ रही थी तो इन्होंने सोचा कि मेडागास्कर पर हम जा कर के जो है ये अधिकार कर लेते हैं, मेडागास्कर को उपनिवेश बना लेते हैं, है ना। तो लेकिन इसमें ये सफल नहीं हो पाए। जब सफल नहीं हो पाए तो कहा कि नहीं नहीं, चलो भैया मेडागास्कर को छोड़ो और हम लोग सीधे इंडिया चलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये फिर आपको इंडिया की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने कुछ चर्चाएं की है यहाँ पर, है ना। तो पहला प्रयास तो मेडागास्कर के लिए किया, वहाँ पर यह असफल रहे। अब जो है कि ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, अब चला जाए किधर है, अब वो इंडिया की तरफ चला जाए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इंडिया के फिगर को बड़ा कर लेते हैं, है ना। इंडिया के फिगर को हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि पता, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग जो है अब हम लोग देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से इनका आगमन होता है और कैसे कैसे ये फिर अपनी जो है पहले व्यापारिक कंपनी, फिर इनकी चाहत बढ़ती है थोड़ा सा कि हम क्षेत्रीय राजनीतिक के रूप में थोड़ा सा स्थापित हो जाएं, है ना। हालांकि वो पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी प्रयास किस तरीके से ये करते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो भारत में जैसे कि जो है ये पहले ये सूरत, ठीक है। सूरत में पहले हम मैप बना लेते हैं यहाँ पर इंडिया का, ठीक है। ये देखिए मैप बना लीजिए आप भी जल्दी सा। ठीक है दोस्तों, ये मैप बन गया, ठीक है ना। ये हो गया, ये सूरत हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हमको याद करने की ज़रूरत है कि फ्रैंको सूरत में जो है सबसे पहले जो सूरत में जो है 1668 में, ठीक है। सूरत में कब है ये 1668 में, सूरत में 1668 में जो है इन्होंने अपनी जो है यहाँ पर ये अपनी कंपनी जो फैक्ट्री जो है ये डालते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि फैक्ट्री क्या होता है। तो फैक्ट्री क्या है, अभी उत्पादन स्थल नहीं है, अभी फैक्ट्री क्या है कि फैक्ट्री जो है वहाँ पर जो निर्यात किए जाने वाले सामान है इधर से खरीद कर यहाँ पर लाया जाएगा, जमा किया जाएगा, फिर जो उधर से लाया जा रहा है फ्रांस की तरफ से सामान जिसको भारत में बेचना है, उन सामानों को भी एकत्रित करने वाली जगह है, ठीक है। इसलिए फैक्ट्री, जिसके हेड को फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो 1668 में है यहाँ पहली फैक्ट्री जो है इन्होंने खोली, सूरत में यहाँ पहली फैक्ट्री। हम लोग मिटा देंगे, आप लोग इसको लिख लीजिए, पहली फैक्ट्री खोली, पहली फैक्ट्री खोली, ठीक है। फिर आपका ये है मसूलीपट्टनम, है ना, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ठीक है। मसूलीपट्टनम जो है यहाँ पर, मसूलीपट्टनम जो है यहाँ पर इन्होंने दूसरी फैक्ट्री खोली है, ठीक है। मसूलीपट्टनम में क्या किया है, यहाँ दूसरी फैक्ट्री खोली है, ये दूसरी फैक्ट्री है, ठीक है। ये दूसरी फैक्ट्री खोली है, ठीक है। और मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री खोली है, और साथ साथ में जो क्या है कि जो है अब पांडिचेरी, ठीक है। पांडिचेरी बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है इनके लिए, है ना। पांडिचेरी बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है इनके लिए, पांडिचेरी, ठीक है। पांडिचेरी, पांडिचेरी, ठीक है। पांडिचेरी के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से जानेंगे क्या है। हम लोग जो है
जो पौंडीचेरी है, जैसे कि पौंडीचेरी पर अधिकार करते हैं ये, है ना। मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोल लिए हैं, ठीक है। पौंडीचेरी पर ये अधिकार करते हैं। तो जब पौंडीचेरी पर अधिकार करते हैं तो चूंकि इससे पहले फ्रांसीसियों से पहले डच आ गए हैं वहाँ पर, तो डचों को ये बर्दाश्त नहीं होता है ना। और डच जो है पौंडीचेरी को छीन लेते हैं, ठीक है। डच जब पौंडीचेरी को छीन लेते हैं, पौंडीचेरी डचों ने ले लिया, ठीक है। डचों ने ले लिया, डचों ने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर डचों ने ले लिया, इनसे पौंडीचेरी को छीन लिया, ठीक है। अब छीन लिया तो जाहिर सी बात है कि अब एक युद्ध की परिस्थिति बनेगी, है ना। एक युद्ध की परिस्थिति बनेगी। और क्या है कि इसी समय जो है फ्रैंको मार्टिन नाम के जो फ्रांसीसी गवर्नर हैं, फ्रैंको मार्टिन, ठीक है। तो फ्रैंको मार्टिन जो है इसी समय, फ्रैंको मार्टिन, ये नाम याद रखने की जरूरत है, फ्रैंको मार्टिन, ठीक है। फ्रैंको मार्टिन, है ना, ये इंपॉर्टेंट नाम है, फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन जो है काफ़ी जो है आपको मद्रास के क्षेत्र में या पांडिचेरी में, है ना, ये काफ़ी प्रमुखता से ये कार्य कर रहे थे, फ्रैंको मार्टिन, ठीक है। और डचों, यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि डच जो है वो पौंडीचेरी को छीन चुके हैं, है ना। लेकिन क्या है कि इसी समय ऑस्ट्रिया में यूरोप में जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया में जो है वहाँ पर फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के बीच में झगड़ा हो रहा है ना। तो अब क्या होता है कि जो फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के बीच में झगड़ा हो रहा है, उसका समापन जो होता है वो रिजविक की संधि के द्वारा होता है। रिजविक आपको है ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो रिजविक की संधि के दौरान जो है, रिजविक की संधि होती है, और रिजविक की संधि में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से ये कबुलवाया कि भाई वहाँ डचों ने जो पौंडीचेरी छीन लिया, आप उनसे कहो कि हमको वो क्षेत्र दे दे, ठीक है। तो ये मान जाते हैं और डच जो है वहाँ से हट जाते हैं, फिर से पौंडीचेरी जो है उनको फ्रांसीसियों को मिल जाता है ना। इवन आज भी अगर आप पौंडीचेरी जाते हैं तो वहाँ पे फ्रांसीसी जो संस्कृति है उसके चिन्ह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पौंडीचेरी, अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि रिजविक की कहानी हम लोगों ने सुनी। रिजविक की संधि, रिजविक कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। ये कहाँ है, ऑस्ट्रिया में जगह है ना। यहाँ पर लड़ाई हो रही थी किसके बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हो रही थी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर फ्रांसीसी, वहाँ एक संधि होती है, रिजविक की संधि, उसके तहत वो बोलते हैं कि भाई आप वहाँ डचों ने ले लिया है पौंडीचेरी, आप बोलिए उनको छोड़ दे, है ना, और डचों आप उनको छोड़ दे और पौंडीचेरी दे दे। रिजविक की संधि के तहत जो है पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को पुनः प्राप्त हो गया। फ्रांसीसियों को पुनः प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसमें, फ्रैंको मार्टिन साहब की काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रही फ्रैंको मार्टिन साहब की। लेकिन क्या होता है कि फ्रैंको मार्टिन साहब की इसके बाद मृत्यु हो जाती है। अब फ्रैंको मार्टिन साहब की मृत्यु होने के बाद जो है ये इनके व्यापार में, फ्रांसीसियों के व्यापार में जो है गिरावट दिखने लगती है, ठीक है। फ्रैंको मार्टिन और पौंडीचेरी में जो है एक पौंडीचेरी में फ्रैंको मार्टिन साहब ने जो है एक फोर्ट लुई का निर्माण करवाया था। फोर्ट लुई किला का निर्माण करवाया था, फोर्ट लुई, इसको नोट डाउन कर लेंगे, फोर्ट लुई, ठीक है। फोर्ट लुई काफ़ी का इंपॉर्टेंट नाम है फ्रैंको मार्टिन साहब का, फ्रैंको मार्टिन, ठीक है। तो क्या करवाया था इन्होंने, फोर्ट लुई की स्थापना करवाई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि फोर्ट लुई की स्थापना, और फ्रैंको, ये भी पॉइंट लिख लिया जाए कि फ्रैंको मार्टिन के मृत्यु के बाद फ्रैंको मार्टिन की मृत्यु, ठीक है, मृत्यु के बाद फ्रांसीसियों के व्यापार में कमी,
व्यापार में कमी आई। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें आप। फिर हम लोग देखते हैं कि अब इस क्षेत्र में, जैसे कि अब अगर हम मद्रास को देखें तो मद्रास में जो है एक युद्ध हुआ सेंट टोमे के बाद, जो है सेंट टोमे को के बाद जो है मद्रास पे भी इनका अधिकार जैसे कि कुछ समय के लिए प्राप्त होता है ना। और जो गोलकुंडा के सुल्तान थे और डच थे, है ना, गोलकुंडा के सुल्तान और डचों से जो है इस एरिया में इनको कुछ सुविधाएं मिलती है, इस एरिया में जो है इनको कुछ सुविधाएं मिलती है। ठीक है, हम लोग जो है अब थोड़ा बंगाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग जो है थोड़ा सा इस बंगाल के रीजन में आते हैं। ये जो है आपका, ये बंगाल का रीजन है, अगर हम ऐसे कहें, है ना, ये रीजन जो है, ये जो बंगाल का रीजन है। अब लेकिन क्या है कि यहाँ पर आपको जो ये मद्रास का रीजन है, ठीक है, ये मद्रास के रीजन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं कि मद्रास जो है, इसके बारे में हम लोग पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं जगह कमी हो रही है। ठीक है, इसको मिटा लिया जाए। मद्रास, चूंकि अभी हम लोग डुप्ले के बारे में जानेंगे, है ना, तो जो इनका एक गवर्नर है डुप्ले, ठीक है, फ्रांसिस डुप्ले। अब उसके बारे में ये कहा जाता है कि फ्रांसीसियों ने जो है भारत की पूंजी की खोज जो है वो मद्रास में की, है ना, वो मद्रास में की। वहीं क्लाइव जो है, जो ब्रिटिश जो है एक क्लर्क के रूप में भारत आया था, लेकिन बाद में जो है वो अब तरक्की करके वो गवर्नर बन गया, उसने जो है भारतीय पूंजी की खोज कहाँ की? बंगाल में की। और बंगाल काफ़ी धनवान प्रांत था, है ना, बंगाल पर जो है वो, और उसमें वो क्लाइव सफल रहा और डुप्ले जो है उसकी चाबी जो है मद्रास में खोज करके फ्रांसीसियों ने, है ना, ये बड़ी गलती कर दी। और इसी कारण जो है ब्रिटिश जो है पूरे भारत पर उनका अधिकार हो गया। और मद्रास में जो है जो पूंजीपति, जो एक पूंजी, भारत की पूंजी की चाबी जो है वो मद्रास में खोज किया डुप्ले ने, और वो यहाँ पर हार जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि मद्रास जो है फ्रांसीसियों को मतलब कि कहिए कि उनको वो धारता नहीं है, और बंगाल जो है अंग्रेज़ों को वो बिल्कुल इतने तरीके से, इतना रिसोर्सेस मिलता है, इतना धन मिलता है यहाँ से कि पूरे भारत पर वो कब्जा कर पाते हैं। ठीक है, तो ये फ्रांसीसियों और आपको ब्रिटिशर्स के बीच में जो है ना, भारत में जैसे कि आधिपत्य को लेकर के कि हम बड़े तो हम बड़े, है ना, इस चीज़ को लेकर के जो है फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के बीच में जो है लगातार युद्ध होते रहते हैं, है ना, कि सुप्रीमेसी किसकी है, सर्वोच्चता किसकी है। तो अगर हम देखते हैं तो सर्वोच्चता के लिए जो युद्ध हुए उसे हम कर्नाटक वॉर कहते हैं, कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, है ना। तो हम लोग थोड़ा कर्नाटक युद्ध के बारे में चलेंगे, है ना, चर्चा करेंगे। अभी जो है हम लोग फ्रांसीसी जो है हम लोग थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पहले कर्नाटक वॉर देख लेते हैं, है ना, फिर इसका हम लोग और भी जो है कि किस भारत के किस किस क्षेत्रों पे जो है कैसे कैसे उन्होंने कंपनियों की स्थापना की है, हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है हम लोग कर्नाटक युद्ध की चर्चा करते हैं। ठीक है, सर्वोच्चता को लेकर, है ना, सर्वोच्चता को लेकर, सर्वोच्चता को लेकर ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी, ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी और फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी, ठीक है, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी के बीच युद्ध, जिसे
जिससे कर्नाटक युद्ध, भारतीय इतिहास में क्या कहता है, कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ 3 युद्ध हुए हैं, ठीक है, ये 3 युद्ध हुए हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब 3 युद्ध में कारण अलग अलग रहे हैं, है ना, युद्धों के कारण अलग अलग रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा अंतिम में लड़ कौन रहा है, तो ब्रिटेन और फ्रांसीसी सेनाएं, व्यापारिक कंपनियों की जो सेनाएं वो आपस में खड़ी हैं, ठीक है। और ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि भाई आप लोग जो जीतेगा वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, है ना। तो ये झगड़ा एक्चुअली ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी और फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी के बीच में है, लेकिन कारण हर जगह जो है कुछ ना कुछ अलग दिखेगा। तो ये कर्नाटक युद्ध के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो अब क्या होता है कि पहला जो कर्नाटक युद्ध है वो 1746, ठीक है, हम लोग 1746 यहाँ लिखेंगे, 1746 से लेकर के जो है ये 2 साल चला, 1746 और 1748 के बीच में, ठीक है। अब हम लोग इसका कारण जानेंगे कि इसका कारण क्या है, ठीक है, इसका कारण जानेंगे क्या है। तो देखिए जो पहला ये युद्ध हुआ है कि फ्रांसीसी जहाज़ों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, ठीक है, फ्रांसीसी जहाज़ों पर, फ्रांसीसी जहाज़ों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, ठीक है, अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, यही कारण है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें आप। फ्रांसीसी जहाज़ों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया है, ठीक है। अब कब्जा कर लिया है अंग्रेज़ों ने, तो फ्रांसीसी क्या हो गए, नाराज़ हो जाएंगे और अंग्रेज़ों पे हमला कर देंगे। पहला कारण हो गया, पहला कर्नाटक युद्ध जो है, प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये, है ना, कर्नाटक युद्ध। इसमें पहला, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पहला हो गया 1746 लेके 48 के बीच में, ठीक है। और जो है हम लोग जो है ये कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध टोटल कितना दिन चला, तो लगभग 20 साल की लड़ाई है ये तीनों मिला करके, है ना। ये 20 वर्षों तक चला है, ये जो है ये 20 वर्षों तक चला है ये युद्ध, ठीक है, 20 वर्षों तक चला है। देखिए 1746 1748 में पहला हो रहा है, कारण ये हो गया। अब है क्या कि भाई अगर युद्ध हो गया तो फिर संधि भी होगी, संधि भी होगी, कौन जीता है इसको, है ना। तो ये जो है ये लड़ाई जो है ना, ये जो समाप्त होती है एक संधि से होती है, ठीक है। समाप्त किस संधि से होती है, तो वो है एक्स ला शेपल की संधि, एक्स-ला-शेपल की संधि से समाप्त होती है, ठीक है। एक्स-ला-शेपल की संधि, एक्स-ला-शेपल की संधि कहाँ है, फिर जो है एक्स-ला-शेपल जो है आपको, है ना, ये ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, वहाँ पर झगड़ा हो ही रहा था, ठीक है। एक्स-ला-शेपल की संधि, एक्स-ला-शेपल की संधि जो होती है, फिर वहाँ पर ऑस्ट्रिया है तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में वहाँ पर जो मनमुटाव है वो ख़त्म होता है। उसके माध्यम से कहा जाता है कि भाई आप जो वहाँ लड़ रहे हैं वैसा मत लड़िए, जहाज़ दे दीजिए उसको, है ना। तो जहाज़ जो है अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को दे दिया, ये झगड़ा ख़त्म हो गई, ठीक है, फ्रांसीसी, है ना। तो ये क्या हुआ, और इसके माध्यम से एक और क्या हुआ कि मद्रास पर जो है, मद्रास पर पुनः फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। मद्रास पर जो है, मद्रास पर फ्रांसीसी नहीं, मद्रास पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा हो गया, ठीक है। क्योंकि मद्रास पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा हो गया। मद्रास पर पुनः अंग्रेजों को, तो इस संधि से क्या हुआ कि जहाज, अब मद्रास पर चूंकि फ्रांसीसियों ने अधिकार कर लिया था, वो क्षेत्र था आपको अंग्रेजों का, कब्जा हो गया था फ्रांसीसियों का, है ना। अंग्रेजों ने क्या किया था कि जहाज़ पर कब्जा कर लिया फ्रांसीसियों का, युद्ध हुआ एक्स-ला-शेपल ऑस्ट्रिया में, वहाँ से बात है कि भाई आप लोग जहाज़ छोड़ दीजिए और मद्रास फिर से दे दीजिए आप अंग्रेज़ों को, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, मद्रास पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा हो गया, ठीक है। तो पहले लड़ाई की बात हम लोगों ने की, ठीक है। और जो है इससे पहले 1746 के पहले क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने भी कहा ना कि फ्रांसीसी जो मार्टिन की मृत्यु के बाद व्यापार धीमा हो जाता है ना, क्षेत्रीय आकांक्षाएं सीमित होने लगती हैं इनकी, है ना। तो अब है क्या कि अब एक फेज आया होगा
है कि जैसे कि अब इससे पहले ही जो है एक गवर्नर आते हैं, ये सब युद्ध से पहले गवर्नर आते हैं, गवर्नर डुप्ले, ठीक है, उसकी चर्चा यहीं पर हम लोग कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं कि अब जो ये लड़ाई हो रही है, अब यहाँ पर ब्रिटिश ऊपर है या फ्रांसीसी ऊपर है, इस बात के लिए तीनों युद्ध हो रहा है। और तीनों युद्ध के होने के बाद जो है फ्रांसीसी शक्ति बहुत कमजोर हो जाएगी, और 1760 में एक नाम मात्र का वॉन्डी वॉश का युद्ध होगा। उस युद्ध के माध्यम से जो है फ्रांसीसी ताकत जो है यहाँ से भारत से बिल्कुल खत्म हो जाएगी, है ना, और पूरे भारत पर जो है ब्रिटिश जो व्यापारी कंपनी का एक तरीके से बोलबाला हो जाएगा, ठीक है। तो एक है कि सबसे जो चरम बिंदु है जहाँ पर काफ़ी अच्छे कंडीशन में ये लोग रहते हैं, वहाँ पर है गवर्नर डुप्ले का समय को याद करना जरूरी है हमें, ठीक है। तो गवर्नर डुप्ले, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, तब हम लोग जो है दूसरा कर्नाटक युद्ध करेंगे। ठीक है, गवर्नर डुप्ले, ठीक है, गवर्नर डुप्ले, ठीक है। तो गवर्नर डुप्ले जो है 1731 में चंद्रनगर, ठीक है, चंद्रनगर के राजा से जो है ना, चंद्रनगर जो है, चंद्रनगर पर के राजा से काफ़ी के राजा से सुविधाएं प्राप्त करते हैं, ठीक है, सुविधाएं प्राप्त करते हैं, ठीक है। राजा से सुविधाएं प्राप्त करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि गवर्नर डुप्ले जो है सुविधाएं प्राप्त करते हैं। और एक चीज़ जो है, जैसे कि अब डुप्ले के समय में कंडीशन फ्रांसीसियों की काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। इसके बाद जो है मार्टिन कैरो के समय अच्छी थी, लेकिन मृत्यु के बाद जो है तुरंत उनका डाउनफॉल शुरू होता है, ठीक है। ठीक उसके बाद जो है ये युद्ध होना शुरू हो गया, जिसमें पहला युद्ध पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब है ये दूसरे युद्ध पर चर्चा करना है, ठीक है। तो दूसरे युद्ध ये कब होता है, तो ये है आपको ये 1746 से 48, ठीक है। उसके बाद तुरंत के फिर से भिड़ जाते हैं 1749 से लेकर 1754, ठीक है, 1754, ठीक है, 1749 से 1754 ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध है। द्वितीय जो है ये कर्नाटक युद्ध है, ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध है ना। अब इसको हम लोग यहाँ मिटा दें, पहले वाले को, ठीक है, ये पहले वाले को मिटा दें। पहले वाले को मिटा दे। अब देखिए किसकी कहानी हम लोग सुन लेते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की, कि इसमें क्या था, इसमें कारण क्या था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था। इसमें कारण था कि कर्नाटक के नवाब का पद, इसमें जो मेन मुद्दा था कि कर्नाटक के नवाब का पद इसमें लड़ने का मेन मुद्दा है, कर्नाटक के नवाब का पद। अब देखिए नवाब का पद, अब वहाँ नवाब की जो है वहाँ मृत्यु हो चुकी है, अब उत्तराधिकारी लोग मौजूद है वहाँ पर, तो किसको नवाब कौन बनेगा। तो कुछ जो पद के उम्मीदवार हैं, नवाब पद के उम्मीदवार हैं, कुछ को ब्रिटिश समर्थन देंगे और कुछ को जो है वो फ्रांसीसी समर्थन देंगे, है ना, जिसके कारण जो है वहाँ पर दो गुटों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, है ना। तो यही इसका मेन कारण है। अब देखिए इसमें मेन जो है झगड़ा जो है चंदा साहब वर्सेस नासिर जंग, ठीक है, चंदा साहब वर्सेस नासिर जंग, ठीक है। अब ये दोनों नवाब बनने की इच्छा रखते हैं, नासिर जंग भी और चंदा साहब भी, दोनों कम अपने को नहीं समझ रहे हैं। दोनों चंदा साहब या नासिर जंग दोनों जो है चाह रहे हैं कि हम कर्नाटक के नवाब के पद पर जाएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि नासिर जंग का मदद जो है अंग्रेज कर रहा है, ठीक है, अंग्रेजी व्यापारी कंपनी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अंग्रेज इनके तरफ से है, अंग्रेज कर रहा है। और चंदा साहब की तरफ से कौन है, फ्रांसीसी मदद कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, है ना, अंग्रेज नासिर जंग का मदद कर रहा है, फ्रांसीसी चंदा साहब का मदद कर रहा है ना, ठीक से, है ना। तो अब चंदा साहब जो है यहाँ पर फ्रांसीसी की तरफ से कौन है, ये डुप्ले है, ठीक है। ये देखिए डुप्ले की चंदा हम लोगों ने चर्चा की है, ठीक है, ये यहाँ डुप्ले लड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ डुप्ले लड़ रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है कि नासिर जंग की तरफ से कौन है भाई, तो यहाँ क्लाइव है। अब देखिए दोनों हीरो, क्लाइव और डुप्ले दोनों हीरो हैं,
और दोनों एक दूसरे के सामने हैं। बहाना है चंदा साहब वर्सेस नासिर जंग, ठीक है। असल लड़ाई फ्रांसीसी और अंग्रेजों की ताकत को लेकर के है, ठीक है। अब यहाँ पर लड़ाई होता है ना। और इसी लड़ाई में जो है क्लाइव ने चंदा साहब को मार दिया, ठीक है। चंदा साहब को मार दिया, ठीक है ना। नासिर जंग वहाँ जीत जाता है, ठीक है। डुप्ले की हार होती है, बुरी तरह हार होती है ना। डुप्ले की हार होती है। अब इसी द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है, इससे बहुत सारी बातें पता चलती है। योग्यता डुप्ले में भी कूट कट कर भरी थी। क्लाइव तो योग्य था ही, डुप्ले लेकिन कूट कूट कर यहाँ भी भरी हुई थी। लेकिन क्या है कि जो यहाँ पर ये युद्ध हार जाने के बाद जो है ना, अब यहाँ पर एक कथन है, एक बहुत बड़े इतिहासकार है अभी, है ना। तृतीय कर्नाटक युद्ध की चर्चा नहीं की है अभी तुरंत करूंगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखें इसको, एक चूंकि कथन कारण, अब प्रश्न जो है ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि किस बड़े इतिहासकार ने क्या कहा है, ठीक है। तो एक इतिहासकार का नाम है J.R. मेरियट। J.R. मेरियट, इनका एक कथन है ना, यहीं पर याद करने की जरूरत है कि डुप्ले ने भारत की पूंजी, है ना, मद्रास में खोजकर, डुप्ले ने क्या कहा इन्होंने, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर, डुप्ले ने मद्रास में, ठीक है, मद्रास में भारत की पूंजी, भारत की पूंजी खोजकर, भारत की पूंजी खोजकर भयानक भूल की, ठीक है, भयानक भूल की, ठीक है, भयानक भूल की। वहीं क्लाइव ने इससे, यानी कि भारत की पूंजी को इससे बंगाल, यानी कि कलकत्ता बंगाल में खोज लिया, ठीक है, बंगाल में खोज लिया, क्लाइव ने बंगाल में खोज लिया, ठीक है। ये J.R. मेरियट का कथन, ये कथन जो है कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है और जो है आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं। अब डुप्ले देख रहे हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले हार जाता है, मार दिया जाता है, इसका जो चंदा साहब है उसको मार दिया जाता है। J.R. मेरियट का कथन कितना ये इंपॉर्टेंस रखता है। ये कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है, इस याद को रखना है, ये द्वितीय युद्ध है, ठीक है। यहाँ पे अब लोग जो है, हम लोग अब तृतीय युद्ध की चर्चा करते हैं, ठीक है। तृतीय युद्ध की चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे, तो द्वितीय युद्ध जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस वाला था, है ना। हम लोगों ने चर्चा किया, समझा चीज़ों को, ठीक है। अब तृतीय युद्ध पे चलते हैं, कर्नाटक तृतीय वॉर, ठीक है। बस कर्नाटक तृतीय युद्ध, है ना, कर्नाटक तृतीय युद्ध जो है ना, ये कर्नाटक तृतीय युद्ध। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा हमको, है ना। ये कर्नाटक युद्ध जो है 1757 से लेके 63, अब देखिए इसका डेट ही देखिए कितना इंपॉर्टेंस है। कर्नाटक तृतीय युद्ध हो रहा है ना, 1757 से लेकर 63। इस दौरान जो है थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री को ये करें तो देखिए बंगाल में इस समय क्या हो रहा है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है ना। प्लासी कहाँ है, बंगाल में है। बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेज जो है वहाँ पर जो है, वहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो जीत दर्ज कर चुके हैं। अंग्रेजी ताकत जो है बंगाल में मजबूत हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से लड़ रहे हैं किसके लिए, अब यहाँ लड़ रहे हैं फ्रांसीसियों से भी यहाँ लड़ रहे हैं, ठीक है। ये 1757 में इधर भी कर्नाटक में भी जो है अंग्रेज जो है फ्रांसीसियों से लड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि क्या होता है, यहाँ पर जो युद्ध हुआ है ना, अब इसका कारण क्या था, तो कारण क्या था, इस युद्ध का कारण क्या है, ठीक है, कारण क्या है, इस युद्ध का कारण क्या है। तो इस युद्ध का कारण यह है कि क्लाइव ने बंगाल में क्या किया है कि बंगाल में चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया है, ठीक है। बंगाल में चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। भाई कारण यही है, अधिकार
कर लिया। ठीक है, बंगाल में एक जगह है चंद्रनगर, और चंद्रनगर में कौन रहते थे, किनकी फैक्ट्री थी वहां पर, फ्रांसीसियों की फैक्ट्री थी। चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की फैक्ट्री थी। अब देखिए, फ्रांसीसियों की फैक्ट्री थी। अब इस फ्रांसीसियों की फैक्ट्री पर जो है क्लाइव, क्लाइव कौन है, तो ब्रिटिश, ये आपको सेनापति रहा है, गवर्नर रहा है, क्लर्क रहा है ना। तो क्लाइव जो है यहाँ सेनापति के रूप में है। क्लाइव ने बंगाल में चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। तो फ्रांसीसियों को तो दिक्कत होगी, फ्रांसीसियों को दिक्कत होगी, है ना। तो एक मोर्चा खुला हुआ है भारत में, आपको कर्नाटक में। ठीक है, अब ये बहाना बना तो, और सेनाएं जो है आमने सामने कर्नाटक में है। तो यहाँ पर जो है ये 1757-1763 में जो है क्लाइव ने चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया है ना, इस दौरान। और इसलिए फ्रांसीसियों से युद्ध होता है ना, अंग्रेजों का। और इसी अंग्रेजों के युद्ध में क्या होता है कि एक जगह है तमिलनाडु में, वांडीवास। ठीक है, तमिलनाडु ठीक है, में एक जगह है वांडीवास। ठीक है, वांडीवास। ठीक है, 1760 में अंग्रेजों से लड़ाई होती है। ठीक है, 1760 में अंग्रेज यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अंग्रेज वर्सेस किससे लड़ाई हुई, फ्रांसीसी सेना। ठीक है, अंग्रेजी सेना वर्सेस फ्रांसीसी सेना 1760 में वांडीवास में। ठीक है, अब क्या होता है कि इस लड़ाई में अंग्रेज की तरफ से कौन थे, है ना, अंग्रेज की तरफ से जो लड़ने वाले सेनापति थे तो ये थे आयरकूट। ठीक है, ये थे आयरकूट। ठीक है, और फ्रांसीसी सेना की तरफ से कौन थे, तो लाली। ठीक है, क्या था उनका नाम, लाली, पूरा नाम नहीं, केवल लाली जान जाइए, लाली है। ठीक है, लाली, आयरकूट और लाली की लड़ाई हुई कहाँ, वांडीवास में 1760 में। कारण क्या था, क्लाइव ने बंगाल में चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया था, फ्रांसीसियों की फैक्ट्री थी चंद्रनगर में, है ना। अब लड़ाई हुई तो क्या हुआ कि आयरकूट यहाँ पर जीत गया। ठीक है, जीत गया, बहुत बुरी तरीके से फ्रांसीसियों को हराया, लाली को बिल्कुल बुरी तरीके से हरा लिया। और हराने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ से सफाया हो जाता है फ्रांसीसी कंपनी का, है ना। 1760 में वांडीवास हुआ। ठीक है, 1759 में देखा था हम लोगों ने, बेदरा की लड़ाई हुई थी, है ना। वहाँ से डच वहाँ से मतलब कि ख़त्म हो गए थे। ठीक है, यहाँ 1760 में फ्रांसीसी ख़त्म हो गए, है ना। अंग्रेजी कंपनी अब जो है, इसका कोई कंपिटिटर जो है इंडिया में अब व्यापारी कंपनी के रूप में नहीं बचा है ना। अब पूरी तरीके से अंग्रेज जो है पूरे भारत पर जो है अब धीरे धीरे ये छा जाएंगे। तो फ्रांसीसी, ये वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में, है ना। और इस तरीके से लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना थी। और यहाँ पर जब युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद क्या होता है, जो अंग्रेज जो थे, है ना, युद्ध के बाद पांडिचेरी पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, पांडिचेरी पर ये जो है, पांडिचेरी पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, पांडिचेरी पर कब्जा कर लेते हैं। इस तरीके से फ्रांसीसी कंपनी का अंत सुनिश्चित होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों फ्रांसीसी कंपनी का ये हुआ, खत्म हुआ ये चैप्टर। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, इस चैप्टर को, एक काफ़ी लंबा चैप्टर था, इसको किया, काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, है ना, आप देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ बने रहें अपने एग्जामिनेशन की सफलता के लिए। धन्यवाद, वीडियो शेयर करें। ओके, थैंक यू।